मौलाना साहब से यही एक्सपेक्टेड है कि जब वो हार जाते हैं या जब वो देखते हैं कि जी अब मैं नीचे जा रहा हूं, तो फिर वो सच बोलना शुरू कर देते हैं। उससे पहले वो सच बोलने की उनको हिम्मत नहीं होती। जनरल फैज साहब के बारे में तो मशहूर है कि वो इमरान खान के बड़े सपोर्टर थे और अभी भी चकवाल में वो बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं। मौलाना साहब ने जो धमाका किया है, अभी वो और धमाके भी करेंगे, हम्म। क्योंकि उनको जितना आप खड्डे में डालेंगे ना, वो अपनी ब्लैकमेलिंग पावर शो करेंगे। आप ये ब्लैकमेल कर रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, और उनको कि जी हमें कुछ दिलाओ, हमें कुछ बनाओ, हमें भी कुछ दे दो, हमें कुछ कश्मीर कमेटी का प्रेसिडेंट बना दो, हम मुझे हलवा पूरी मिल जाए तो बस मैं खुश हूं, नहीं मिले तो मैं शोर मचाऊंगा। पीटीआई कोई बड़ा कंप्रोमाइज इनके साथ नहीं करेगी, इनको कुछ और हम्म। नहीं दे सकती। और हम्म। इनको भी थोड़ा बहुत मिल गया तो ये खुश हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ही जीरो है इनका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। जब भी कोई लेटेस्ट हैपनिंग हो रही होती है ना, और पाकिस्तान में तो हर वक्त ही हो रही होती है, तो हम शाहीन साहब भाई साहब को तंग करते हैं बार बार। तो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। सर, मेरा सलाम आपको भी और आपके सारे देखने वालों सुनने वालों को भी। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये जो आज इतना मैसिव और एक्सप्लोसिव किस्म का इंटरव्यू पीडीएम को जो हेड कर रहे थे, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लेके आने वाले शख्स, हेड आके बता रहा है कि भाई मौलाना किस साहब, तरीके जी हाँ। किस तरीके से जर्नैलों ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है। और उसके बाद लोगों ने तो ये भी बातें करना स्टार्ट कर दी, ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 का केस है जो हरकत हुई है। आप जी क्या जी कहते हैं? आपने इंटरव्यू सुना मौलाना साहब का? जी, मैंने सुना है बिल्कुल। और नदीम मलिक साहब के साथ और मौलाना साहब से यही एक्सपेक्टेड है कि जब वो हार जाते हैं या जब वो देखते हैं कि जी अब मैं नीचे जा रहा हूं, तो फिर वो सच बोलना शुरू कर देते हैं। उससे पहले वो सच बोलने की उनको हिम्मत नहीं होती, हम्म। मगर अब उन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया। मुझे दो तीन लोगों के मैसेज आए जनरल फैज की तरफ से, और उन्होंने कहा कि जी देखिए, ये जो मौलाना साहब ने फरमाया है, इसमें जनरल फैज साहब इन्वॉल्व नहीं थे। तो मैंने कहा जी देखिए, बात यह है कि आप मुझे मैसेज दे रहे हैं, अब मुझे नहीं पता आप कौन है, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है। मुझे या तो जनरल फैज साहब का नंबर दें, या मेरा नंबर ये मैं दे देता हूँ, आप उनसे कहेंगे मुझे कॉल कर ले और मुझसे बात कर ले, मैं फिर उसको सारा जो है ना बता दूंगा आपको। तो अभी वो बातचीत चल रही है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन ये कि जनरल फैज साहब अपने आप को इस से डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। हम्म। मगर कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो दोनों तो उस वक्त साथ थे। और जनरल फैज साहब के बारे में तो मशहूर है कि वो इमरान खान के बड़े सपोर्टर थे और अभी भी चकवाल में वो बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं। और तो ये भी मसला चलना है, लेकिन मौलाना साहब ने जो धमाका किया है, अभी वो और धमाके भी करेंगे, हम्म। क्योंकि उनको जितना आप खड्डे में डालेंगे ना, वो अपनी ब्लैकमेलिंग पावर शो करेंगे आपको। तो हम्म। ये ब्लैकमेलिंग ही है, जब आप टाइम पे बात ना करें और जब आप फंस जाए तो बात करें, तो दिस इज ब्लैकमेलिंग, नथिंग मोर देन दैट। अभी फैसल वावड़ा साहब कह रहे थे कि अभी जरदारी साहब को लगा दिया उनके पीछे, वो बना लेंगे मौलाना साहब को। नहीं, सरदारी साहब तो ब्रीफ केस लेके आते, मैंने तो खुद देखा, अपनी आंखों से देखा यार। अच्छा। मौलाना साहब के पास ब्रीफ केस जाते हुए और किस तरीके से जाते थे और कौन लेके जाता था, वो मैंने खुद देखा। और मौलाना साहब मान भी जाते थे, कहते खैर जी ठीक है, खैर है, कोई बात नहीं, चले हम्म। आगे चलते हैं। तो वो आगे हमेशा चलने के लिए तैयार रहते हैं, अगर उनको पीछे का सामान मिल जाए तो। अच्छा, तो जब ये बहरहाल अदम एतमाद आया था तो उसमें सबसे ज्यादा जो इमरान खान के खिलाफ बोल रहे थे वो मौलाना साहब ही थे। तो उस वक्त ऐसा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इनका डायरेक्ट कंपटीशन है उधर केपीके के अंदर। अब तो बिल्कुल ही वाइप आउट हो गया ना, उनको एक सीट मिली, वो भी बलूचिस्तान से मिली है, यानी कि उन्होंने बिल्कुल जी। अपना सफाया कर लिया है अपनी जो पॉलिटिक्स के जरिए। तो ऐसा लगता था कि शायद वो इमरान खान की बहुत ज्यादा हेट्रेड है, इस वजह से वो इतना ज्यादा आउटस्पोकन है अदम एतमाद के हवाले से। और फिर बिल्कुल। उसके बाद ऑब्वियसली केपीके के अंदर उन्होंने हुकूमत भी की है 16 महीने मिलके शहबाज शरीफ के साथ। और नहीं नहीं, अब उससे पहले उन्होंने जनरल मुशर्रफ के जमाने में पूरा टर्न की है। उनके जो दुरानी साहब थे, उनके वजीर आला थे, और ये बड़ी बड़ी पता नहीं क्या क्या चीजें वो उस वक्त ले गए थे, वो तो उन्होंने किए, उनको तो बहुत किए उन्होंने, तो बिल्कुल। अब ऐसा क्या हुआ है कि एकदम उनको ख्याल आया है? कि आपका क्या ख्याल है कि जो अब अगली हुकूमत ये बनाने जा रहे थे मिलके, उसमें से शायद इनको कुछ मिला नहीं है, क्या हुआ है फिर?
सर मिलेगा क्या, जब वाइप आउट ही हो गए, जब उनका पत्ता ही साफ हो गया सारा का सारा, इलेक्शन में लोगों ने उनको साफ कर हम्म। दिया, तो उनको क्या मिल रहा है? अब ये वो अपनी ब्लैकमेलिंग पावर और एक न्यूसेंस वैल्यू बना रहे हैं हम्म। कि जी मैं ये खोल दूंगा, मैं ये राज अफशा कर दूंगा, मैं फलाना नहीं, ये कर दूंगा। ब्लैकमेल किस किस लिए कर रहे हैं, क्या लेने के लिए कर रहे हैं ब्लैकमेल? ये ब्लैकमेल कर रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, और उनको कि जी हमें कुछ दिलाओ, हमें कुछ बनाओ, हमें भी कुछ दे दो, हमें कुछ कश्मीर कमेटी का प्रेसिडेंट बना दो, हमारे जो जो एक आध जीत गए हैं उनको वजीर बना दो, गवर्नर बना दो, कुछ भी बना दो। मतलब है यही बार्गेनिंग उनकी जो है वो तो हमेशा चलती रहती है। वो हमेशा ये करके उन्होंने अपने पता नहीं भाई भतीजे कौन से उनको गवर्नर बना दिए थे, अभी भी शायद गवर्नर है वो के। तो उनका वो उनका इसी तरह। उनका जो गुस्सा है ना, वो जायज इसलिए है क्योंकि आप ये देखिएगा कि किस तरीके से सारों को सीटें जितवाई गई हैं। उनका गुस्सा ये है कि मुझे एक भी, मेरे साथ क्या हो गया, मुझे एक भी सीट नहीं दी मुझे। सर तो वो यही करेंगे ना कि अगर एक भी नहीं मिली तो कहेंगे ये सब भी इन्होंने जाली दिलवाई है इन सबको, हम्म। तो यही कहेंगे अब। और सर अच्छा। मौलाना साहब और इन सब की जो दो नंबर की पॉलिटिक्स है ना, ये लेना देना, अपने इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, खाना पीना, मुझे मिल जाए, मुझे हलवा पूरी मिल जाए तो बस मैं खुश हूँ, नहीं मिले तो मैं शोर मचाऊंगा। ये सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या कोई, इसके लिए ये बिल्कुल इनके नजर में ये कोई चीजें नहीं है। मेरी पर्सनल जो जाति, जमीन मिल जाए, प्लॉट मिल जाए, मुशर्रफ के जमाने में इतने बड़े बड़े इनको प्लॉट मिले थे। अंसार अब्बासी साहब जो आजकल बहुत कुछ लिखते हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स के साथ ये दे कि जी मुशर्रफ ने इनको इतने 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 प्लॉट दे दिए हैं वहां पर डिया खान में और इस एरिया में। वो हजम करके सब हजम कर जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा डेमोक्रेट हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ। बस इनकी मर्जी है यार, क्या करें, यही लोग हैं हमारे सामने। अच्छा, अब दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ के लोग राइट अवे उनको मिलने के लिए भी पहुंच गए। देखिए तहरीके इंसाफ का तो प्रॉब्लम है कि जी वो उन्होंने कहा है कि जी हम नून लीग से, पीपल्स पार्टी से और एमक्यूएम से नहीं मिल सकते। चलो ठीक है, बाकी पार्टियों से हम मिल सकते, तो उनको मिलना भी चाहिए। मेरा ख्याल है ये जमात इस्लामी से मिलना चाहिए, मजलिस वहदत से हम मिले हैं, इनसे भी मिल ले कुछ इनसे। ये तो अपनी, जिसे कहते हैं ना पाउंड ऑफ फ्लेश, हम्म। ये तो मांगेंगे कि ये मेरा इस गोश्त के कढ़ाई में से मेरा कितना हिस्सा है। तो वो अब देने को तैयार होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये कि साथ मिल जाए, कम से कम कुछ थोड़ा बहुत ही चल जाए, तो पीटीआई को फायदा होगा। क्योंकि पीटीआई इस वक्त एक ब्रॉड कंसेंसस और ब्रॉड एक अलायंस बनाना चाह रही है, जो ये मिल के सारे इस इलेक्शन की धांधली के खिलाफ खड़े हों। और मौलाना साहब भी खड़े हैं, और ये भी खड़े हैं, और बाकी और लोग भी खड़े हैं, जमात इस्लामी भी खड़ी है। तो पॉलिटिक्स में ये खैर होता है, लेकिन पीटीआई कोई बड़ा कंप्रोमाइज इनके साथ नहीं करेगी, इनको कुछ और हम्म। नहीं दे सकती। और हम्म। इनको भी थोड़ा बहुत मिल गया तो ये खुश हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ही जीरो है इनका ना। हम्म। मैं मौलाना साहब के बारे में कई दफा लिख चुका हूँ, बोल चुका हूँ। मैं इनको उस वक्त से जानता हूँ जब मेरे दफ्तर में ये आके 15-16 साल के ये थे, और छोटी छोटी इनकी दाढ़ी भी आ रही थी, और ये आके अपने वालिद साहब की प्रेस रिलीज लेके आते थे मेरे पास। हम्म। ये 1970 की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त मैं अपने काम कर रहा होता था तो ये खड़े होते थे, और खड़े रहते थे, बाजो 5 मिनट, बाजो 10 मिनट, जब तक मैं अपनी स्टोरी, अर्जेंट स्टोरी मुझे भेजनी होती थी, मैं लिख रहा था, मैं कहता हूँ यार 1 मिनट ठहरे। बैठते भी नहीं थे, खड़े हम्म। रहते थे। और जब मैं करके वो कहते हाँ जी दे दे, और उसके बाद जाए। तो ये और इनके इनके वालिद साहब जो थे, मुझे खुद उन्होंने बताया अपने दफ्तर में कि जी मैं इसको अपने कमरे से बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि ये जब हम लोग आपस में बातें करते हैं तो ये जाके बाहर लोगों को, एजेंसी वालों को सुनाता है और पैसे लेता है उनसे। ये वाह। मौलाना मौलाना अजमल न्याजी ने ये अपने कॉलम में भी लिखा था नवाए वक्त में, वो अभी मौजूद भी है, उसकी कॉपी में मौजूद है। तो हम्म। ये मौलाना का तो, ये फजल रहमान का तो यही हाल है। और बड़े उनके बारे में कहानी है, पता नहीं क्या क्या कहानी है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, बड़ी एक तरह से गलीज कहानी है, बारह छोड़े उनको। ओके। लेकिन ये, हाँ,
ना आई गेस पर्सनल, कोई किसी को भी नहीं या जाना चाहिए। हाँ जी। पर्सनल, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने कल से जो है ना चीफ जस्टिस साहब हमारे हैं उनको रिक्वेस्ट करना स्टार्ट की है, तो उसके बाद से मैंने नोटिस किया है कि आज हारून रशीद साहब ने भी अपने व्लॉग के अंदर बात की है, और फिर इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर यही आपकी आवाज़ की तरह की बात करना स्टार्ट कर दी है। तो आप आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैंने तो ये इसलिए स्टार्ट की कि देखिए, इस वक्त एक बड़ा गंभीर मसला है। सारे लोग फंसे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट खुद फंस गई है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उनको सेफ एग्जिट चाहिए। ये जो बड़े बड़े आपके जनरल आसिम मुनीर और ये जो नदीम अंजुम और ये फलाने, ये इतने फंस गए हैं कि जी इनको रास्ता नहीं मिल रहा कि हम किसी तरह निकल जाए, फेस सेविंग हो जाए। पीटीआई बीच में फंस गई है। पीटीआई ने आके सारा अवाम, बल्कि पीटीआई क्या, अवाम, पाकिस्तान के अवाम ने आके बीच में अपना रोल डाल दिया है कि जी हम हैं डिसाइड करने वाले। बाकी पार्टियां जो है वो इधर उधर तितर बितर, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। अब ये एक बड़ा कंफ्यूजन हो गया है इसमें। मैंने ये कहा चीफ जस्टिस साहब से डायरेक्ट, एक मैंने पहली दफा उनको एक मैसेज 1-2 मिनट का भेजा। मैंने कहा जी चीफ साहब, आप बड़े जबरदस्त जज हैं, आपने पर आपकी तारीफ बड़ी अच्छी है, आप बड़े बड़े स्ट्रगल करते रहे हैं, जुलूस निकालते रहे हैं, ये करते रहे, वो करते रहे। आप इस मसले को अपने पास लाएं। पूरा पांच पाकिस्तान के 50 जो वोटर्स हैं, 5 करोड़ वोटर्स ने वोट दिया है, और उनका वोट तितर बितर कर दिया गया है लोगों ने। आपके लिए ये मसला है, या आपके पुराने जो जज थे वो एक शराब की बोतल पे सुमो मोटो ले लेते थे, वो इम्पोर्टेंट था? तो आप इस मसले को लाएं। आप पुराने मुशर्रफ का केस ला रहे हैं, 50 साल का, और पता नहीं किसका केस ला रहे हैं। ये केस है जो इसको आप लेके आए। आपने अगर अपनी इज्जत बहाल करनी है, अगर आपने अपने आप को साबित करना है कि जी मैं एक सही जज था, मैं सही फैसले करने के काबिल था, तो इसको लाएं। एक बड़ा बेंच बनाए, 9, 10, 11 जजेस का। और ये सारे, और आपने जो 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 फैसला किया था इनसे जज बल्ले का जो निशान वापस लेने का, उसको भी बीच में लाएं और उसको भी क्लियर करें। और ये सब करें, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इस वक्त सबसे बड़ी अदालत है और सबसे बड़ा और किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। फौज नहीं कर सकती, पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। तो आप अपना रोल प्ले करें और अपनी इज्जत बहाल करें, और अपनी मीरास और ये आपकी लेगेसी जो है वो बहाल करें, और पाकिस्तान को एक सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करें। तो मैंने तो ये मैसेज दिया था उनको। अब हारून रशीद साहब ने भी यही बात की है, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं उनसे भी बात भी करूंगा। और उसके बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के लिए इससे बड़ा कोई केस हो ही नहीं सकता, सो मोटो। हम्म। अगर वो ये नहीं लेते तो फिर वो अपने आप को सफर कर देंगे। अब हम्म। उनकी मर्जी है, करें या जो भी करें। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पूरी कौम इस वक्त बेचैनी का शिकार है। किसी को कुछ पता नहीं कि आगे क्या होने जा रहा है, और लोग चीख रहे हैं कि हमारा हमारा जो वोट है चोरी हो गया है। लेकिन ऐसा फील होता है कि अभी तक चीफ जस्टिस साहब के जो है ना सर के ऊपर जूं भी नहीं रेंग रही है। वो बिल्कुल क्वाइटली और आराम से बैठे हुए हैं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। यानी कि वो ऐसा वो लग रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं वो। मैंने एक ट्विटर पे ही देखा, पता नहीं सही था गलत था, किसी ने कोट किया कि जी चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे, क्या आपका नया वजीर आजम बन गया है? अच्छा, बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट थी कल। कौन है? ये पता नहीं उनकी थी या नहीं थी। मैंने देखा था एक उनकी तस्वीर के साथ ये मैसेज लगा हुआ, क्या आपका नया वजीर आजम बन गया? कौन है वजीर? अगर आप इस तरह के एटीट्यूड रखेंगे, और आप, यू आर दी फादर फिगर इन पाकिस्तान नाउ, आप इन सब से ऊंचे हैं, अगर आप अपने आप को उस लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर नहीं ले जा सकते तो फिर आप गटर में जाएं। गटर में जो होता है फिर आप भुगते हैं। देखे ना आपका, हमारा, हम जैसे लोगों का, मेरे जैसे लोगों का पर्सनल अगर ग्रज होता है तो मैं भी, यानी कि अब, लेकिन अगर आपकी बात आ जाए कि पूरे मुल्क की बात है, 25 करोड़ आवाम की बात है, तो आप बिल्कुल। अपना ग्रज इमरान खान के साथ अभी भी लेके बैठे हुए हैं और उससे आगे का नहीं सोच रहे हैं, तो
आपकी यानी कि। मतलब फिर आप अपनी कमजोरी को आप जाहिर कर रहे हैं ना, आप अपनी बड़ाई को नहीं जाहिर कर रहे, आप फिर कोई बड़े जज या कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है, आप जाली है, 2 नंबर है। मैं नहीं कहता कि जी आप 2 नंबर है, आप अपने आप को साबित ना करें कि आप 2 नंबर है। बिल्कुल। आई होप शाहीन साहब, ये वाला जो आपने उनको मैसेज भेजा है, पैगाम भेजा है, उनके कानों तक पहुंचे। हम भी इसको पहुंचेगा फैलाने बिल्कुल। की कोशिश करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनको पहुंचा दे, कोई हाथ से ले जाके उनको दे दे, अगर वो नहीं सुनते। वो कहते हैं मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं कोई ले जाके उनको अखबार हाथ से लिख के दे दे कि जी ये एक मैसेज है, आप पढ़ लें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह होपफुली उन तक पहुंच जाएगा। थैंक यू शाहीन साहब, आपके चले टाइम सर, का। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।